वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक चल रहा है और जो कि है हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उससे पहले हम रमन के अंदर थ्योरीज पढ़ चुके हैं उसकी सारी की सारी। अब आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हमें प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है। प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हमने कुछ बातें करी थी, उसको एक बार टैली कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस से। ठीक है। हमने ये बोला था कि जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी देंगे वो एक्टिव मॉलिक्यूल कौन कौन से होंगे जब पोलराइजेशन आएगा। पोलराइजेशन कब आएगा? जब मॉलिक्यूल जो होगा उसका पोलराइजेशन एलिप्सॉइड स्ट्रक्चर के अंदर आता है, तो इसका मतलब वो रमन एक्टिव होएगा। और अगर उसका पोलराइजेशन स्फेरिकल नेचर के अंदर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? रमन इन एक्टिव कंडीशन हमारी आ जाती है। तो अगर हम बात करें, हमारे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जैसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जो कि हमारे स्फेरिकल नेचर को शो करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे कि अगर हमारा पोलराइजेशन रोटेशन के टाइम पे, देखो प्योर रोटेशनल हमने बात कर रहे हैं। ठीक है। अब प्योर रोटेशनल की मतलब बात करने का मतलब है कि रमन तो देगा लेकिन मॉलिक्यूल कैसा करेगा? हमारा रोटेशन भी शो करेगा। तो जब मॉलिक्यूल हमारा रोटेशन करता है एंड उसके अंदर हमारा पोलराइजेशन डेवलप्ड हो, तो पोलराइजेशन डेवलप्ड के टाइम के ऊपर ही उसमें एलिप्सॉइड नेचर भी आ सकता है या फिर हमारा स्फेरिकल नेचर आ सकता है। अब एलिप्सॉइड आएगा तो रमन एक्टिव कहलाता है, और अगर स्फेरिकल आएगा तो रमन इनएक्टिव कंडीशन हमारी आती है। तो वो हमें रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा नहीं देंगे। ठीक है। और एलिप्सॉइड वाले जो है वो हमें रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा हमें देते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें तो देखो क्या है, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा provides information of bond distance या इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है। एंड एंगल। तो जो प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा है तो वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगी? एक तो हमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बारे में और एंगल के बारे में हमें ये चीज़ें पता लगती है। अब हम ये बात करेंगे कि जब हमारा मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो रोटेट करने के टाइम के ऊपर उसमें पॉलराइजेशन जो है वो डेवलप्ड होगा। ठीक है। तो ड्यूरिंग द रोटेशन polarization developed। अब हमने बोला कि जैसे पॉलराइजेशन डेवलप्ड हो चुका है, इसका मतलब मॉलिक्यूल के पास क्या हो सकता है? हमारा एलिप्टिकल नेचर भी आ सकता है या फिर हमारे पास क्या आ सकता है? उसका एलिप्सॉइड हो सकता है या स्फेरिकल हो सकता है। तो हम यही बात करेंगे कि अगर पॉलराइजेशन डेवलप्ड हो रहा है तो दो कंडीशंस यहाँ पे हमारे पास आ सकती है। एक तो हमें मिले एलिप्सॉइड स्ट्रक्चर्स और एक जो हमें मिलेगी वो क्या मिल सकती है? हमें स्फेरिकल। ठीक है। अब एलिप्सॉइड मिल गई और स्फेरिकल मिल गई। स्फेरिकल जो है वो जनरली जो देता है वो CCl4 हो गया, हमारा CH4 हो गया। तो ये वाले जो है ये हमें कैसे देते हैं? हमारे स्फेरिकल नेचर के हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। नॉन स्फेरिकल जो होंगे, नॉन स्फेरिकल पोलराइजेशन जो होते हैं, तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे रोटेशनल रमन एक्टिव। ठीक है।
देखो हमें ये नहीं पता हम ये कैसे निकालेंगे, ये हम प्रैक्टिकली निकाले जाते हैं, तो इतना हमें डीपली नहीं जाना, सिर्फ इतनी बात करनी है कि इस तरीके से हमारे होते हैं। उसके बाद अगर इसकी बात करें तो दे डू नॉट प्रोड्यूस रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। ये जो है ना, ये हमें प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली। अब आगे अगर हम चले तो देखो हमने जो बोला था होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात की थी, और हमने ये बोला था कि होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो IR इनएक्टिव कंडीशन के अंदर आते हैं। लेकिन अगर इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम रमन के अंदर ले आएंगे तो रमन के अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, रोटेशनली एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बात करें होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक H2, N2, O2 एक्सेट्रा, ठीक है, प्रोड्यूस रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। क्या देगा हमें, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, बट डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग IR स्पेक्ट्रा। तो IR स्पेक्ट्रा के रिगार्डिंग तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो किसके रिगार्डिंग मिलेगी हमें, और केवल जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें मिलती है हमारे रमन के एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये इतनी बातें हो गई कि हमें कौन प्योर रोटेशनल देगा और कौन नहीं देगा। अब मैथमेटिकली अगर हम बात करें, ठीक है, अभी तक तो हमने केवल प्रैक्टिकली बोला या फिर जिस भी चीज़ के अंदर हमने ये इन्फॉर्मेशन दी हम उसी को चीज़ को अब लेकर आएंगे थोड़ा सा थ्योरेटिकल। ठीक है, तो प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा की अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के देखो क्या होता है। थ्योरी ये कहती है कि जब हम बात कर रहे हैं इसकी, कि जब हमारे पास कोई भी रोटेशनली एक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है, रोटेशनली एक्टिव मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि उसके पास डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी लेवल्स बने होंगे। एनर्जी लेवल्स कौन से होंगे, उसके पास रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम थ्योरी की बात करें तो दे ड्यूरिंग रोटेशन they provide energy levels during rotation। कुछ एनर्जी लेवल्स मिलेंगे। अब एनर्जी लेवल्स कौन से होंगे, जो हमारे रोटेशनल के होते थे। रोटेशनल बढ़ा था हमने माइक्रोवेव के अंदर। माइक्रोवेव में अगर हम बात करेंगे तो हमने कुछ एनर्जी भी देखी थी, इसकी देखी थी कि H = 8π² J+1 ये आती थी हमारी जूल के अंदर। इसी को हमने इससे डिनोट किया था, या फिर म्यू जे से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने ये बोला था कि अगर इसी को हम ई को डिवाइड कर दें HC से तो ये वैल्यू आती है, जो कि आती थी हमारी कितनी, H/8π² ICJ+1। और इसी 8H को हमने क्या नाम दिया था, इसी को हमने क्या नाम दिया था, BJJ+1। ये हो गया हमारा ये ट्रांजिशन। ठीक है, तो जो हमारा ये ट्रांजिशन हो रहा है वो हमारा जो रोटेशनल लेवल्स हमारे जनरली कंसीडर्ड किए जाते हैं उन्हीं रोटेशनल लेवल्स के अंदर होता है। अब जब हम आगे बात चले तो देखो हेट्रोन्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स तो हमारे सेम ही रहेंगे।
हमें बात करनी है हमारे किसकी, अगर हम निकालें, अब इसमें हमें दो पढ़ने हैं, एक तो हेट्रोन्यूक्लियर पढ़ेंगे, एक होमोन्यूक्लियर पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि होमोन्यूक्लियर भी हमें दे रहा है, जबकि माइक्रोवेव भी हमें कहती थी कि केवल और केवल हेट्रोन्यूक्लियर देता है। तो हेट्रोन्यूक्लियर की तो स्टडी हम करके आ रहे थे क्योंकि उसमें डायपोल मोमेंट प्रेजेंट था। तो अगर हम बात करें हमारे हेट्रोन्यूक्लियर की, ठीक है, हेट्रोन्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स, तो हेट्रोन्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारा सिलेक्शन रूल भी कितना रहेगा इसके लिए, डेल जे इज इक्वल्स टू ±1, कितना रहता है हमारा इसके लिए, +-1 रहता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसका एक मिनट, अगर इसका सिलेक्शन रूल देखते हैं तो यहाँ पे ये 0 +-1 और +-2 की फॉर्म के अंदर रहता है। अगर इसके हम एनर्जी लेवल्स की बात करें तो देखो एनर्जी लेवल्स क्या क्या होते हैं हमारे, कितने के ऊपर मिलेगा अब ये हमें, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा 0 लेवल है। 0 के लिए एनर्जी कितनी रहती है हमारी, E इज इक्वल्स टू, देखो BJ+1, 0 रख दो यहाँ पे 0 हो गया, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा हमारा 0B। ठीक है, इसी तरीके से जब हम आगे चलेंगे तो आगे जो आती है वैल्यूज वो आ जाएगी हमारी 2B, 1 2 3 4 5, 2B, 6B, 12B, 20B एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एनर्जी लेवल्स हेट्रोन्यूक्लियर में चलते हैं, जो कि हम पढ़ के आते थे हमारे नॉर्मल वे के अंदर। बस सिलेक्शन रूल में चेंज आ जाएगा। सिलेक्शन रूल क्या बोलेगा, 0 +-1 एंड +-2 हो सकता है। अब देखो +-0 का मतलब क्या है कि 0 में ही ट्रांजिशन हो रहा हो हमारा। ठीक है, 0 लेवल्स में। अब 0 लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, हम ये भी देखेंगे कि केवल ग्राउंड स्टेट के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भी हमारा ये ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बात किसकी, केवल और केवल हमारे हेट्रोन्यूक्लियर के एनर्जी लेवल्स की। अब हम ऐसा कोई मॉलिक्यूल ले ले जो कि हो हमारा लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हो, लेकिन कैसा हो, होमोन्यूक्लियर वाली कंडीशन के ऊपर आ जाए। ठीक है, होमोन्यूक्लियर की कंडीशन में हमने ये बोला कि जब मॉलिक्यूल रोटेट करेगा तो उसके अंदर डेफिनेटली एलिप्सॉइड स्ट्रक्चर आएगी ही आएगी। इसके लिए जब हम सिलेक्शन रूल देखते हैं ना, तो देखो जब इसके लिए सिलेक्शन रूल देखोगे तो वैल्यू आती है डेल जे इज इक्वल्स टू 0 +-2। ठीक है, सिलेक्शन रूल हमारा क्या कह दिया है कि 0 +-2। अब क्यों ये रीजन आया है, बिकॉज इन लीनियर मॉलिक्यूल द रोटेशन अबाउट बॉन्ड एक्सिस प्रोड्यूसेस नो चेंज इन पोलराइजेशन, ऑन द अदर एंड इन परपेंडिकुलर एक्सिस एंड ऑफ रोटेशन इन एलिप्सॉइड प्रेजेंट द सेम अपीयरेंस टू एन ऑब्जर्वर ट्वाइस इन कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, तो देखो क्या चीज़ बोल रहा है, बिकॉज, ठीक है, इन लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल there is no change on polarization। पोलराइजेशन के टाइम के ऊपर कोई किसी तरीके का चेंज नहीं आता है, किसके अराउंड, अबाउट बॉन्ड एक्सिस। किसके अराउंड हो गया हमारा, अबाउट बॉन्ड एक्सिस। लेकिन अगर हम इसी को एंड ओवर एंड रोटेशन पे प्रोड्यूस करें, एंड ओवर एंड रोटेशन, there is a change in ellipsoid polarization, so it has to complete
ट्वाइस द रोटेशन। ठीक है, हमने क्या बोला कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल हमारे इस बॉन्ड एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेशन कर रहा है तो इसकी पोलराइजेशन में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन ठीक है, बॉन्ड एक्सिस का मतलब जैसे ये मॉलिक्यूल है हमारा, इस बॉन्ड एक्सिस के ऊपर रोटेशन करते रहो तो कोई चेंज पोलराइजेशन में नहीं आएगा। लेकिन इसी मॉलिक्यूल को मैं यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दूँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ करा, यहाँ से यहाँ, तो डेफिनेटली है कि हमारे कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। और जब हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो जब पॉलराइजेशन डेवलप्ड हुआ है तो हमने क्या बोला था कि एलिप्सॉइड स्ट्रक्चर आ गई। एक बार तुम ऐसे जा रहे हो, एक बार जैसे तुमने रोटेशन करा तो तुम कितनी बार जाओगे यहाँ पे, 2 बार तुम्हें जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा और अच्छे से इसको देखें तो देखो ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल अभी जो रोटेशन कर रहा है वो रोटेशन कर रहा है अपनी बॉन्ड एक्सिस के ऊपर। ठीक है, पॉलराइजेशन डेवलप्ड है, जब रोटेशन है तो डेफिनेटली है कि पॉलराइजेशन डेवलप्ड हो चुका है। पॉलराइजेशन डेवलप्ड होकर ही स्ट्रक्चर कैसी आ गई, इसकी एलिप्सॉइड स्ट्रक्चर आ चुकी है। ठीक है, बॉन्ड एक्सिस के अराउंड। ठीक है, अभी जो है ये बॉन्ड एक्सिस के अराउंड है। अब आ गए यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे जो ये बॉन्ड एक्सिस के अराउंड रोटेशन आई है इसके लिए इसको एक ही सर्कल कंप्लीट करना पड़ रहा है ना, एक ही है। ठीक है, एक कैसे है कि जो पॉलराइजेशन इधर था वही इधर आएगा, सपोज इधर प्लस था तो इधर माइनस हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर हमने ये 2 मॉलिक्यूल लिया, मैंने इसको रोटेशन करवाया है एंड ओवर, मतलब इधर से इधर और इधर से इधर। ठीक है, ये मॉलिक्यूल था उठ के इधर चला गया। अब एक बार तो जो पॉलराइजेशन डेवलप्ड हुआ वो प्लस माइनस यहाँ था, दूसरी बार अगर डेवलप होगा तो माइनस और प्लस डेवलप हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैं मॉलिक्यूल को उठा के लेके गई हूँ, है ना। भाई मॉलिक्यूल के एटम्स थोड़ी चेंज हुए, तो एटम्स के ऊपर जो चार्ज डेवलप होगा वो तो एज इट इज ही रहना है। अब यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या आ गया हमारा नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो अब अगर एलिप्सॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो जब तुम एलिप्सॉइड, तो एक बार प्लस था एक बार माइनस था, जैसे रोटेशन हुआ यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया। जैसे ही, तो इस एक एलिप्सॉइड को ट्वाइस द रोटेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम लग रहा है ना, क्यों 2 बार रोटेशन कर रहा है ये, एक बार ऐसे था फिर ये चेंज होके दूसरी बार इस तरीके से हुआ। तो ट्वाइस द रोटेशन आने के कारण हम जो इसका सिलेक्शन रूल बोलते हैं वो कितना बोलोगे इसका, 0 से ±2। जबकि अगर हमने प्रीवियस लेक्चर मतलब होमोन्यूक्लियर में देखा था प्रीवियस स्लाइड में, तो हमने ये बात की थी कि 0 ± और ±2 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ भी वेरिएशन ला सकते थे। ठीक है, +-1 का ट्रांजिशन भी पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है, और साथ ही साथ +-2 का ट्रांजिशन भी पॉसिबल है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। इसके बाद अगर हम ये बात करें, देखो ठीक है, अगर अब हम बात करें इसके एनर्जी लेवल्स की, तो एनर्जी लेवल्स हम कैसे बताते हैं, तो अभी हमने ट्रांजिशन की बात करी कि ट्रांजिशन 0 से +-2 तक पॉसिबल है हमारा। ठीक है, तो J 0 से ये 2 जा सकता है ना। देखो 2 कंडीशन आएगी, एक या तो J 2 से J = 0 तक चल जाए, एक जो होगा उसके अंदर 0 से 2 जाएगा और एक जो होगा वो J 2 से 0 आ सकता है। सिमिलर टू, देखो पर हमें अभी रमन स्कैटरिंग रहे हैं ना। ठीक है, रमन स्कैटरिंग के फिनोमिनन अलग है और हमारे एब्जॉर्प्शन और एमिशन के फिनोमिनन अलग से। ठीक है, तो हमने ये बोला है कि अगर 0 से 2 जाते हो तो इसका मतलब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है और यहाँ पे क्या होता है हमारा एमिशन, या फिर हम बोलते हैं कि हमारा एक्साइटेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं हमारा एमिशन, यहाँ पे हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन और यहाँ पे हो गया हमारा एमिशन। ठीक है, अब जब हमारा एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन हुआ है, ठीक है, 0 से 2 गया है, अब क्या करेंगे हम, हायर माइनस लोअर। ठीक है, हायर माइनस लोअर करेंगे। जैसे ही हम इसको लोअर करेंगे, क्या बोल रहे थे, हाँ, जैसे ही हम इसको लोअर करेंगे तो हमारे लाइंस को भी ये चीज़ जो है वो डिस्क्राइब करता है।
ठीक है। अब लाइंस कौन सी थी हमारी, एस लाइंस थी और हमारी आर लाइंस आ रही थी, ठीक है। इसी दो तरीके से हमें ये ट्रांजिशन को दिखाना है। अब ट्रांजिशन देखो कैसे दिखाएंगे हम, देखो 0 से 2 का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन फिनोमिनन आ रहा है, ठीक है। अब हमें ये चीज़ एक ध्यान रखनी है कि अगर हमारी जो वेव फ्रीक्वेंसी है तो ठीक है, तो वो जो जाता है ना वो हमें कौन सी लाइंस देती है और उसके बाद हमें वो कौन सी लाइंस प्रोवाइड करती हैं, है ना। अब देखो एनर्जी लेवल्स की अगर बात करेंगे तो डेल एनर्जी आ जाएगी हमारी। डेल एनर्जी को अगर हम निकालोगे तो हम बोलते हैं हायर माइनस लोअर करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख देते हैं हम कि हम जो एनर्जी चाह रहे हैं वो कहाँ से जा रहे हैं, डेल टू माइनस जे इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ 1 मिनट ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख देते हैं, ई जे टू माइनस ई एप्साइलन में 0, तो जो डेल ई की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब हम क्या चेक करेंगे, हमारी डेल ई की वैल्यू, ठीक है। डेल ई की वैल्यू देखो कितनी आ रही है हमारी, बी जे प्लस 1, ठीक है। अब मैं ना डायरेक्ट लिख देती हूँ, यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, हम इतना पढ़ चुके हैं ना, तो हमें डायरेक्ट ही यहाँ पे चीज़ पुट कर देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी जे प्लस 2, क्योंकि जे प्लस 2 से जा रहा है ना, ठीक है। जे प्लस 2 प्लस 1 माइनस का बी जे प्लस 1। ट्रांजिशन जो हुआ वो हमारा जे लेवल्स तक हुआ है। अब ये ना लेके चलो हम ये ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा जे लेवल तक हुआ है ना, 0 ना लेके हम जे लेवल कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे भी जो हम कंसीडर करेंगे वो हमारा जे लेवल करेंगे, है ना। मतलब जे प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन क्या आएगी हमारी, जे प्लस 2, और जे वाली कंडीशन आएगी, तो 0 से 2 भी मान सकते हो और वो चीज़ भी हमारी मानी जा सकती है। अब डेल ई की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो देखो कैसे निकालोगे, पूरा इसको क्या कर दोगे, अब मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा, जे स्क्वायर, ठीक है, जे स्क्वायर, उसके बाद आ जाता है हमारा, उसके बाद आ जाएगा हमारा 2j प्लस 3j प्लस, ठीक है, 3j प्लस 6 माइनस का आ जाएगा फिर हमारे पास यहाँ पे बीजे स्क्वायर प्लस में बीजे, ठीक है। ये हो गई ना, इसको बस अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, तो बी तो हमने यहाँ पे रख लिया था, तो जे को एक बार इसके साथ किया है और उसके बाद 2 को इससे करेंगे, ठीक है। तो 2j आ जाएगा यहाँ पे, 2j, उसके बाद ये 3 एडअप हो जाएगा यहाँ पे, तो 3j आ जाएगा, ठीक है। और 6 आ ही गया हमारा। डेल ई की वैल्यू निकालेंगे तो देखो बीजे स्क्वायर प्लस 2bj प्लस, मैं इसको टोटल 5 लिख दूँ, है ना, 3 + 2 5, और 5 से ये हो जाएगा हमारा 5bj प्लस का 6b माइनस का बीजे स्क्वायर प्लस बीजे। डेल ई की जो वैल्यू आएगी देखो, बीजे स्क्वायर से बीजे स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है हमारा, है ना। अब जो बचा वो क्या बचा हमारा 5 और ये, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 मिनट, साथ ही साथ यहाँ पे ये माइनस आएगा ना, बॉड मास का रूल जो लगाएंगे कि ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये माइनस है, तो ये वाला भी हमारा माइनस में कन्वर्ट होएगा, ठीक है। 5b माइनस 4j करोगे तो 4bj प्लस हमारा 6b आएगा। कॉमन ले लो इसको, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम इसमें से, 2b को कॉमन ले लिया, क्या आएगा हमारे पास 2j प्लस 3। अब हमें अगर ये देखें, अगर मैं इस एनर्जी को ही इस म्यू की टर्म्स में लिखूँ डेल न्यू, तो डेल न्यू अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, चलो ये बात बाद में करते हैं, एक बार इसको और निकाल लेते हैं। इसको जब तुम निकालोगे तो हमने क्या बोला है कि इसके लिए जो एनर्जी लेवल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारे, ठीक है। इसके लिए जो एनर्जी लेवल्स की बात करोगे तो डेल ई जे से जो है वो j + 2 जा रहे हैं हम, ठीक है। तो वही न्यू निकालना है, यहाँ पे डेल न्यू की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी जे प्लस 1 माइनस का बी जे प्लस 2 और j + 2 + 1। डेल न्यू निकालो, इसका कितना जाएगा बीजे स्क्वायर प्लस बीजे
माइनस का अगर हम आगे कैलकुलेट करें इसको तो ये चीज़ की पूरा का पूरा ये एज इट इज़ ही हमारे पास आने वाला है, ठीक है, विथ माइनस साइन पूरा का पूरा ये हमारा चलेगा, है ना। तो माइनस का बीजे स्क्वायर, ठीक है, माइनस का ही फर्दर जाएगा हमारे पास 5bj प्लस 6b, ठीक है, ये हो गया हमारे पास पूरी हमारी कैलकुलेशन। अब हम देखो बीजे स्क्वायर से वही बीजे स्क्वायर कैंसिल हुआ, डेल न्यू की वैल्यू कितनी नहीं आ जाएगी हमारे पास 5 प्लस और ये, तो ये आ जाएगी हमारे पास -4bj प्लस 6b। एक मिनट, ये माइनस आएगा ना यहाँ पे भी, ये आ गया हमारे पास माइनस, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब डेल न्यू के लिए कॉमन लो, तो कॉमन क्या ले लोगे तुम यहाँ से, माइनस और 2b जैसे ही कॉमन लोगे क्या बचा अंदर, j प्लस 3, 2j प्लस 3, ठीक है, माइनस यहाँ से कॉमन लेते क्या आ जाएगा हमारा, ये चीज़ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो डेल न्यू क्या आ रहा है हमारा, नेगेटिव, ठीक है। अब देखो चीज़ अब समझने की है, ये तो कैलकुलेटिव पार्ट है, ठीक है, हम लोग कर लेंगे। मैंने क्या कहा, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है फिनोमिनन, वहाँ पे एमिशन हो रहा है। जब तुमने एब्जॉर्प्शन की तो वैल्यू किस में आ रही है तुम्हारी, पॉजिटिव में आ रही है, और जब तुमने एमिशन किया है तो डेल न्यू की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी, नेगेटिव आ रही है, ठीक है। अब हमें ये क्या चीज़ ये पता है कि मैम अगर डेल न्यू की पॉजिटिव वैल्यू आती है तो दीज आर कॉल्ड स्टॉक लाइन्स, और अगर डेल न्यू की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम उसको बोलते हैं हमारी एंटी स्टॉक लाइन्स। रमन में इनिशियली हमने ये पढ़ा है, नेगेटिव का मतलब क्या पढ़ रहे थे कि एमिशन, और एमिशन क्वांटम थ्योरी बता के गई थी कि कुछ ना कुछ एनर्जी इसमें रिलीज होती है, तो कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक एनर्जी भी अपने साथ रखता है। और रही बात यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो कुछ ना कुछ वो क्या करता है, अपने पास ही रख लेता है, तो वो जाके कहाँ रखता है, एक्साइटेड स्टेट तक ही पहुँच पाता है, वापस अपने ग्राउंड स्टेट तक नहीं आता। जबकि यहाँ पे हम जब लेवल्स की बात की थी तो हमने यहाँ बताया था यहाँ से ये यहाँ जाता है, और अगर इसकी बात करेंगे तो ये था हमारा 0 से 1 जाता है। ये पढ़कर आए हैं क्वांटम के अंदर, बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ हमने पढ़ी है। बस उसको एज अ प्योर रोटेशनल वे में, तो रोटेशनल में हमने ये देखना है कि केवल और केवल जो हमारी चीज़ें हैं वो कैसी होती है। हमने देखो एब्जॉर्प्शन एमिशन देखा लीनियर डायटोमिक के लिए, ठीक है, लीनियर डायटोमिकली जब सिलेक्शन रूल हमने ये रखा ना कि भाई 0 से 2 ही पॉसिबिलिटी है इसकी, मतलब j से j प्लस 2 जा सकता है वो, तो वहाँ पे हमारी चीज़ें चेंज हो गई और वहाँ पे हमें क्या मिली, स्टॉक मिली और एंटी स्टॉक मिली। अब तक होमोन्यूक्लियर में ये चीज़ हमें नहीं मिली थी, ठीक है, होमोन्यूक्लियर में भी मिलती थी लेकिन हम सिर्फ इतना बोलते थे कि एब्जॉर्प्शन होता है और एमिशन होता है, ठीक है, वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव को हमने इस टर्म्स के अंदर डिस्क्राइब किया था। लेकिन यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, स्टॉक और एंटी स्टॉक का नाम देते हैं, ठीक है। इसी के बाद अगर हम इसमें कुछ और चीज़ें देखें तो देखो एक चीज़ थी, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जब स्पेक्ट्रो के देखे तो हमने कुछ PQR नाम की ब्रांचेस देखी थी, है ना। हमने ये बोला था कि P जो होता है ना वो हमारा लो नंबर होता है, लो वेव नंबर की साइड होता है, और R जो होता है ना वो हमारा होता है हायर वेव नंबर की साइड, ठीक है। अब हम अगर इसकी बात करें कि हमारी ये हायर और लोअर वेव नंबर कैसे होंगे, किस तरीके से हमारी एनर्जीज को हम देखेंगे, तो देखो हमारे पास दो चीज़ें हैं, स्टॉक भी है और हमारे पास एंटी स्टॉक भी है, दो चीज़ें हैं हमारे पास। अगर सुनना, ध्यान से सुनना कि अगर हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब ये कि अगर मॉलिक्यूल रोटेशनल एनर्जी को गेन कर रहा है, फोटोन जो है हमारा, ठीक है, ड्यूरिंग द कॉलिजन, तो हमारी S ब्रांचेस आती है, ठीक है। S ब्रांचेस जो होती है वो हमारी शो होती है, हमारे स्टॉक लाइंस को शो करती है। स्टॉक से S ध्यान रख लो, एंटी स्टॉक से R ध्यान रख लो, ठीक है। PQRS ऐसे मत जाना क्योंकि दिक्कतें आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे जो हम देखो, ये चीज़ मैंने केवल समझाने के बिहाफ पे बताई थी कि PQR ब्रांचेस जैसे हम डिनोट करते थे वैसे ही हमें यहाँ पे डिनोट करनी है। तो जब हमने ये चीज़ें बताई
कि ड्यूरिंग द कॉलिजन जब फोटोन अपनी गेन करता है कुछ एनर्जी को, तो उस एनर्जी के गेन से क्या आता है हमारा, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है ना। एब्जॉर्ब करने के बाद मतलब गेन ही तो हुआ, एनर्जी को जैसे ही वो गेन करते हैं तो हमारी स्टॉक लाइंस मिलती है। और ये बात हमें पता है कि ठीक है, जब एब्जॉर्प्शन कर रहे थे तो हमारा एच न्यू माइनस एच न्यू जब डैश कर रहे थे तो हमने कहा था कि ये एनर्जी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से ही तो डेल न्यू क्या आ रहा था हमारा, पॉजिटिव आ रहा था। इस केस की बात करें तो यहाँ पे एच न्यू डैश आ रहा था हमारा, और ये केस हमारा अगर ये वैल्यू बड़ी थी तो हमारा ये नेगेटिव के अंदर आ रहा था, है ना, ये हमारा नेगेटिव के अंदर आ रहा था। तो हमें तो अभी भी यही बताना है, हमें नहीं बताना कि लो वेव नंबर है या हाई वेव नंबर है। हमें सिर्फ इतना बोल रहा है कि अगर फोटोन अपनी एनर्जी को गेन कर रहा है तो हमें वो इस तरीके से देता है एस ब्रांचेस, और अगर वो कर रहा है तो हमें कौन सी मिलेगी, हमारी आर ब्रांचेस के तौर के ऊपर मिलती हैं। ठीक है, इसको हम अब बता देते हैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली वे में भी बता देते हैं। पहले थ्योरी लिख देते हैं इसकी, क्या है ना, नोट्स चाहिए होते हैं थोड़े से, है ना। ठीक है, थ्योरी क्या लिखेंगे कि ड्यूरिंग द कॉलिजन ऑफ फोटोन एंड अ diatomic molecule, during the collision of photon and a diatomic molecule, हमने एनर्जी को क्या हो जाएगा, सम एनर्जी इज गेन ड्यूरिंग द collision, therefore these lines are termed as S branch। क्या नाम दिया है हमने इसको, S ब्रांच से नाम दिया है। और जो ये S ब्रांच है ये कौन सी है हमारी, स्टॉक लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ड्यूरिंग कॉलिजन फोटोन लूजेस सम एनर्जी। ठीक है, अगर हमारा फोटोन जो है वो कुछ एनर्जी लूज करता है, ड्यूरिंग कॉलिजन फोटोन लूजेस सम एनर्जी, देन दीज ब्रांचेस, इससे जो ब्रांचेस अराइज होगी, ठीक है, द ब्रांचेस अराइज फ्रॉम दैट, यहाँ तो ऐसे लिख लो, लूजेस सम एनर्जी एंड some branches arise which are termed as R branch। क्या नाम दोगे इसको, R branch। ठीक है, और R branch क्या होती है हमारी, एंटी स्टॉक लाइंस। ठीक है, तो आर ब्रांच कैसी हो जाएगी हमारी, एंटी स्टॉक लाइंस हो जाएंगी। अब डायग्रामेटिकली कैसे बनाना है, तो देखो डायग्रामेटिकली हम इसको देखें, अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखो सीधी नहीं आई ना, अब यहाँ पे हम देखें, ये हमारा 0 लेवल है, 1 2 3 4 5 लेवल्स कौन से, जे के, है ना। ये लेवल्स आ गए। अब हमें क्या बताना है कि भाई एस और आर ब्रांचेस हमारी कब अराइज होगी, तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो ट्रांजिशन हो रहा है वो 0 से 2 ट्रांजिशन हो रहा है। इसका मतलब कि जब हमारा मॉलिक्यूल 0 में होगा वो लास्टली कहाँ तक पहुँचे, 2 तक पहुँचे। ठीक है, 1 पे होगा तो कहाँ जाएगा हमारा, 3 के ऊपर जाएगा, और 2 के ऊपर होगा तो कहाँ तक आएगा, ये हमारा 4 तक आएगा।
तो हमें ये देखना है कि अगर हमारा ट्रांजिशन तो 2 से 4 पॉसिबल है, ठीक है, सिर्फ इतना ही चेकआउट करना है। अब हमने बोला कि अगर हमारा मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल है हमारा, ठीक है, अगर यहाँ पे मेरा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो कहाँ जाएगा, 0 में। यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल है तो यहाँ आएगा, यहाँ है तो ये यहाँ आएगा, ठीक है, अच्छे से समझना है ना। ये चीज़ आ गई। अब हमने ये बात करनी है कि मैम ये वाली जो चीज़ है हमारी, इसको क्या बोलेंगे हम, तो देखो इसको बोलते हैं, इट इज़ शायद नॉट विजिबल प्रॉपरली, है ना, ठीक है, अब दिख रहा है, शायद ग्रीन कलर नहीं दिखेगा इसमें, है ना, लेट्स चेंज, इट्स वाइट, ओके। इनको क्या बोलोगे, एस ब्रांच। एस ब्रांच क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, स्टॉक लाइंस, ठीक है। इसको बात करेंगे, ये क्या हो जाएगी हमारी आर ब्रांच, और ये होती है हमारी एंटी स्टॉक लाइंस। तो देखो बेसिकली स्पेक्ट्रो के अंदर अगर हम प्रीवियस लेक्चर्स जो हम आईआर के थे, हमारे रमन के थे, उनको अगर पढ़ चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट आगे आगे चलते आते हैं। यही एनर्जी डायग्राम हम पहले भी पढ़ा था, ठीक है, पहले भी हमने ये एनर्जी डायग्राम पढ़ा था, ठीक है। दाब पे हम एक्साइटेशन बताते थे 0 से 1 वाली, क्वांटम थ्योरी यही बोली थी, और उसने ये भी बोला था कि स्टॉक्स जो होती है वो मोर इंटेंस होती है हमारे एंटी स्टॉक के। क्यों हो रही थी, रीज़न था हमारा एब्जॉर्प्शन का, कि एब्जॉर्प्शन में मॉलिक्यूल जो होता है वो मोस्टली, अब देखो ना, तुम खुद देखो, हमने जब यहाँ पे सिलेक्शन रूल कितना बोला, यहाँ पे हमने बोला कि भाई हमारा सिलेक्शन रूल 0 से +-2 है। अगर 0 से 2 मॉलिक्यूल जा रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, लेकिन 2 से 0 आने पे कुछ एमिशन कर रहा है, तो बेटा पहले 2 पे पहुंचे तो सही, पहुंचने के लिए भी तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी वजह से हमारे मॉलिक्यूल्स रूम टेम्परेचर के ऊपर जब ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तो ये बेसिकली कौन सी हो गई हमारी स्टॉक लाइन, मोर इंटेंस हो गई। और जैसे ही इंटेंस लाइन्स होती है तो ट्रांजिशन जो होता है वो इसीलिए हमारा एब्जॉर्प्शन वाला शो करता है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो, अब हम एक बात और बोलते हैं, ठीक है, एक मिनट, इसको तो इरेज करते हैं। एक बात थी, अभी एक और बच गई है बात, कि हमारे पास देखो ये एनर्जी लेवल डायग्राम आए थे, उसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 2b 2j + 3, ठीक है। पुट दैट इन वैल्यू, j = 0 की वैल्यू पुट करो, ठीक है। मैंने कहा न्यू की, डेल न्यू की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास कितनी, 2b 2j + 3, है ना, यही वैल्यू आई हमारे पास। अब मैंने बोला इफ j = 0, मैंने सिर्फ इतना बोला कि j = 0, 0 के ऊपर जब तुम इसको पुट करोगे तो देखो वैल्यू क्या आएगी, 2b 2 × 0 + 3 कितना आ जाएगा, 0 टर्म तो हमारी ये कैंसिल आउट ही हो गई पूरी की पूरी, और जो फर्स्ट टर्म मिलती है वो हमें किस पे मिल रही है, हमारी 6b पे मिल रही है। कितने पे मिली हमें, 6b पे, ठीक है। लेकिन अगर तुमने देखा हो, अगर तो माइक्रोवेव की बात कर लो, या फिर अभी हमने हेट्रोन्यूक्लियर की भी बात की थी, सॉरी हेट्रोन्यूक्लियर की भी बात की थी, ठीक है। स्लाइड कहाँ है, हेट्रोन्यूक्लियर वाली, ये रही। यहाँ पे जब हमने एनर्जी लेवल्स बताया तो 0 बताया एंड 2 भी बताया। इसका मतलब जो फर्स्ट लेवल आएगा हमारा वो कितने पे आ रहा था, वहाँ पे 2b के ऊपर आ रहा था, है ना। 2b कैसा है, एक मिनट, है ना, EBJ + 1, ठीक है। क्या हो गया इसको, BJ + 1। जब हम इसकी बात कर रहे थे हमने इसको 0 पुट करा, ठीक है, 0 + 1, तो हमने ये बोला कि हमारा जो आता है पहला लेवल जो है वो 0 लेवल के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ये बात कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे, तो हमने ये बोला कि पहला लेवल हमें कहाँ मिलता है, हमारा 2b के ऊपर मिलता है,
ठीक है, BJ+1। और वहाँ पे जब हम स्पेसिंग की बात करते थे तो देखना जब स्पेसिंग होती है, ठीक है, कैसे देखो एक बार पूरा लिख लेते हैं, BJ+1 ज़ीरो पुट करते पूरी टर्म ज़ीरो है ना। लेकिन अभी हमने देखा ना यहाँ पे जब हम बात कर रहे थे ना हमारी, चलो वहीं पे लिख देते हैं हम, है ना। यहाँ पे जब हम बात की थी तो हमारी लेवल को क्या आ रहा था हमारा 2B 2J+3। जब हमने इसको ज़ीरो पुट करा तब भी हमारी लाइन किस पे आ रही थी, हमारी 6B पे आ रही थी। 2B लाइन कब शो हुई, जब हमारा हमने इसको 1 पुट करा, 1 1 + 1 कितना आ गया हमारे पास, ये आता है हमारा 2B। तब हमारी 2B की लाइन शो कर रही थी। और यहाँ पे कितनी है हमारी 6B। जब हम फर्दर आगे चल रहे थे तो देखो 2B और ये आ रहा था। और हम यहाँ पे बोले थे कि अगर स्पेसिंग देखोगे तो स्पेसिंग जो थी वो कितनी आ रही थी हमारी 2B की आ रही थी, ठीक है। इक्वल स्पेसिंग की बात कर रहे थे, 2B 4B इस तरीके से हम बात की थी, ठीक है। तो हर में इक्वल स्पेसिंग आ रही थी 2B की, है ना। लेकिन जब हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा और इस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद हमें ये चीज़ समझ में आई कि जो लाइन की स्पेसिंग है वो 6B है। तो फर्स्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइंस की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव लाइंस, सक्सेसिव लाइंस जो आती हैं वो 6B के सेपरेशन के ऊपर हमें मिलेगी, ठीक है। तो लीनियर डाय द फर्स्ट लाइन अपीयर्स एट 6B रिलेटिव टू एनी एक्साइटिंग लाइन एंड द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव लाइन इज 4B, ठीक है। बाद में जितना भी सेपरेशन आता है हम निकाल भी सकते हैं, है ना, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब देखो डेल न्यू एक और निकाल लेते हैं हम, 2B J = 1 के लिए, ठीक है। 2 + 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे 2B और ये आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा हमारा 10B। 10B - 6B करोगे कितना डिफरेंस आ रहा है 4B का। तो जो पहला डिफरेंस आएगा ना वो कितना आएगा 6B का, और जो दूसरा आता है हमारा सक्सेसिव लाइंस के बीच के अंदर वो आ जाता है हमारा 4B का, ठीक है। तो एक जो होगी वो तो रेलिक मिलेगी μ = 0 के ऊपर, वो तो हमारा पता ही है हमें। तो डेल J = 0 के ऊपर तो हमें ये टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। अब हम एक बार एक डायग्राम और बना लेते हैं इसका। देखो ये देन ये मान लेना इक्वली स्पेस्ड है ना। हमने ये बोला है कि ये जो लाइंस आएगी हमारी फर्स्ट ये आती है 6B की, देन जाएगी हमारी 4B की, देन फिर 4B। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। ये यहाँ पे भी 6B रहेगा, यहाँ पे ये 4B रहेगा। इसकी और बात करें तो ये डेल J = 0 हो जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी हमारी J2 से J+2 से J वाली कंडीशन हो जाएगी, और ये जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी J से J+2 वाली। यहाँ पे जो है वो लूज करता है अपनी एनर्जी को, समराइज, ठीक है। यहाँ पे अपनी एनर्जी को गेन करता है, इसको बोलते हैं हम S ब्रांच, इसको बोलते हैं हम R ब्रांच, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एंटी स्टॉक, लूज कर रहे हैं ना एनर्जी, और इसको फाइनली बोलते हैं हम हमारी स्टॉक। ये पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हमें सिर्फ इतना समझना है, देखो दोनों चीज़ों को कंपैरिजन करना आना चाहिए। वहाँ पे हम जब लाइंस की बात कर रहे थे तो 2B इस तरीके से हमारी लाइंस हमें मिल रही थी, है ना। तो वहाँ पे हम स्पेसिंग बताते हैं कि 2B की इक्वल स्पेसिंग के साथ हमारी लाइंस प्रेजेंट होती है, जबकि यहाँ पे 4B की स्पेसिंग आती है हमारी, है ना। तो 4B की जब स्पेसिंग आ रही है तो इक्वल ये स्पेस करता है, लेकिन जो फर्स्ट वाली है वो आती है हमारी 6B के ऊपर, ठीक है। दूसरा देखो सारी चीज़ें IR भी पढ़ा है हमने, रोटेशन भी पढ़ा है, तो उनके बिहाफ पे हमें ये चीज़ें समझनी है कि पहली जो मिलेगी हमें 6B के ऊपर मिलेगी, उसके बाद जो सक्सेसिव मिलती जाती है वो हमें मिलती है हमारी 4B के डिफरेंस के ऊपर, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा काम ख़त्म।
पहली वाली जो वहाँ पे हमें मिलती थी वो 2b के ऊपर मिल रही थी, फिर ऐसे 4b ऐसे चलता है हमारा, है ना। अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो इस तरीके से कुछ आती है हमारी, वो देख लेना एक बार के लिए। अगर कुछ हो जाए मिस्टेक तो ठीक है, बट कोई बात नहीं, है ना। तो यहीं पे हम हमारे लेक्चर को कंप्लीट करते हैं आज प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के ऊपर, जिसमें हमने हेट्रोन्यूक्लियर पढ़ा, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा, उसके पोलराइजेशन को पढ़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये लगभग टॉपिक ख़त्म हो चुका है। सो थैंक यू।